अ वेरी गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरएसए एल्गोरिदम के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स यूज्ड इन सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि दो टू पीपल, हाउ डू दे एनक्रिप्ट देयर कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में दोनों पार्टीज के पास एक सिंगुलर की होती है, एक सेम टाइप की होती है, जिससे वो एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों करते हैं। लेकिन एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, जिसको हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं, आरएसए इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। इस सिनारियो में ईच पार्टी विल हैव इट्स ओन प्राइवेट की एंड पब्लिक की। ओके, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास दो पार्टीज हैं। एलिस और बॉब की एग्जांपल तो बहुत पॉपुलर। एलिस है और बॉब है, ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन बॉब के पास भी अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की होगी। ओके, और एलिस के पास भी अपनी पब्लिक की और अपनी प्राइवेट की होगी। सो यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स हमें इंश्योर करना है कि जो मैसेज है वो एनक्रिप्ट होके बॉब के पास चली जाए, और बॉब जो है उसको डिक्रिप्ट करके ओरिजिनल मैसेज पढ़ सके। तो यही एस्टैब्लिश करेंगे आज आरएसए के थ्रू। इसका मतलब ये है कि हम सीखेंगे कि ये कीज कैसे जनरेट होती हैं, और हम ये भी सीखेंगे कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे होती है आरएसए में। दोनों चीजें सीखेंगे आज। इस पे बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस में और गेट कंप्यूटर साइंस आईटी में। तो आज यही देखेंगे कि कैसे होता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट बताना जरूरी है कि जो ये पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी होती है, जिसकी एक एग्जांपल आरएसए भी है, इसमें एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है प्राइम नंबर्स की। वो ये है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है। किन्हीं दो नंबर्स को 20, 21, 11, मान लीजिए मेरे पास दो प्राइम नंबर्स हैं, 21 एंड 11। 20 को मैं इरेज कर देता हूँ। 21 और 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही इजी है। लेकिन अगर मेरे पास इनका प्रोडक्ट हो किसी तरह से, सो 21 और 11 को तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, विल सिंपली फॉलो द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, और हम बोलेंगे इट इज 231। सो इट इज अ वेरी इजी प्रोसेस टू डू। ठीक है। लेकिन वहीं जाकर अगर मैं आपको एक 231 एक इंटीजर नंबर दे दूं और पूछूं आपसे कि इसके क्या फैक्टर्स हैं, तो फैक्टराइजेशन जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। अगर लार्ज नंबर आप सफिशिएंटली दो प्राइम नंबर्स लार्ज ले लें, तो फैक्टराइजेशन जो है वो प्रॉब्लम इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी कि इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू एक्चुअली फाइंड द कंपोजिशन ऑफ दोस प्राइम्स जिनका जिनका जो इसके फैक्टर्स हैं। तो सिंपल है, मल्टीप्लाइंग टू नंबर्स gives us a number very quickly, but if I give you the product, finding the original primes can take many years to compute. Okay, so यही आइडिया आरएसए बिल्ड अपॉन करता है। तो यहाँ पर एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे की जनरेशन मैकेनिज्म क्या है इसका, आरएसए का। और उसके बाद हम सीखेंगे एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन कैसे होगी। जो पहला स्टेप है की जनरेशन का, इसमें सो बेसिकली यहाँ पर एक चीज और एस्टैब्लिश करनी है कि जब भी हम किसी मैसेज को एन्क्रिप्ट करते हैं, ठीक है, तो मैं तो एन्क्रिप्ट किसी भी की से कर सकता हूँ। मैं एन्क्रिप्ट पब्लिक की से भी कर सकता हूँ, प्राइवेट की से भी कर सकता हूँ। लेकिन किसकी पब्लिक की और किसकी प्राइवेट की से करना पड़ेगा? यहाँ पर अगर एलिस और बॉब आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और फाइनली ये मैसेज जो है एलिस से होकर बॉब की तरफ जाएगा, बॉब इसको रिसीव करेगा इस मैसेज को, बॉब शुड बी एबल टू डिक्रिप्ट इट। बॉब तब
बॉब इसको दो सूरतों में डिक्रिप्ट कर पाएगा। इन टू कंडीशंस बॉब विल बी एबल टू डिक्रिप्ट दिस मैसेज। वन इज if it was encrypted using public key of Bob and using which इसके पास अपनी प्राइवेट की होगी, या अपनी प्राइवेट की से इसको डिक्रिप्ट कर लेगा, या एलिस जो है अपनी प्राइवेट की से इसको एनक्रिप्ट करे और बॉब जो है उसको पब्लिक की ऑफ एलिस से डिक्रिप्ट करे। तो रियलाइजेशन यहाँ पर ये देखनी है कि हमें CIA ट्रायड में कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करनी होती है, फॉर दैट मैटर किसी भी एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम में। और कॉन्फिडेंशियलिटी क्या इस ऐसे केस में अचीव हो जाएगी जब एलिस अपनी प्राइवेट की से इसको एनक्रिप्ट करेगा। अगर एलिस अपनी प्राइवेट की से इसको एनक्रिप्ट करता है, तो जब भी वो एन्क्रिप्टेड मैसेज पब्लिक डोमेन में जाएगा फॉर एवरीबॉडी टू सी, क्योंकि एलिस की पब्लिक इसीलिए है क्योंकि वो हर किसी के पास डिस्क्लोज्ड है। तो दैट मीन्स एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स ऑफ इंटरनेट विल बी एबल टू डिक्रिप्ट दिस मैसेज। Hence, it is not right to encrypt using private key of the sender. Rather, confidentiality achieve करने के लिए Alice जो है, he will encrypt the message using public key of the receiver, which is Bob. ऐसे केस में क्या होगा जब मैसेज पब्लिक की ऑफ द रिसीवर से एनक्रिप्ट हो जाएगी, उसको सिर्फ और सिर्फ रिसीवर जो है डिक्रिप्ट कर सकता है यूजिंग इट्स ओन प्राइवेट की, ensuring कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो अचीव हो जाए। ओके, अब यहां पर यह देखना जरूरी है कि एलिस के पास एनक्रिप्ट करने के लिए बॉब की पब्लिक की तो होनी चाहिए, लेकिन उसका की जनरेशन मैकेनिज्म हमें अंडरस्टैंड करना है, विच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ RSA एल्गोरिदम। तो मैं यहां लिख देता हूं एनक्रिप्शन ऑफ द मैसेज यूजिंग पब्लिक की ऑफ रिसीवर, और डिक्रिप्शन कन्वर्सली हो जाएगा प्राइवेट की ऑफ द रिसीवर से। So this is what we had to ensure prior to learning the key generation mechanism and encryption mechanism through RSA. अब यहाँ पर क्विकली देख लेते हैं कि ये की जनरेशन कैसे होती है। तो करंटली हम बॉब के साइड से हैं, वी आर एट बॉब्स प्लेस, और बॉब जो है अपनी प्राइवेट की और पब्लिक की जनरेट करके अपनी पब्लिक की जो है पास ऑन करेगा एलिस को, ताकि फिर एलिस जो है फ्यूचर में उस पब्लिक की का यूज करके एनक्रिप्ट करे उस मैसेज को। ठीक है, तो बॉब को सबसे पहले अपने पेयर्स जनरेट करने हैं, पेयर ऑफ पब्लिक की एंड प्राइवेट की फॉर बॉब। ओके, इसके लिए वही कॉन्टेक्स्ट है जो मैंने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, कि जो जो बॉब है वो सबसे पहले पी और क्यू दो प्राइम नंबर्स जनरेट करेगा अपने लिए। सो इसके पास बहुत ही लार्ज प्राइम नंबर्स दो होंगे, ये खुद डिसाइड करेगा उन दो प्राइम नंबर्स को, सिर्फ और सिर्फ बॉब को पता होगा वो प्राइम नंबर्स क्या है। ओके, इससे उन दोनों प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेगा। मल्टीप्लाई करके हम लेट से उसका नाम बताएंगे एन। एन जो है एक ऐसा कॉम्पोजिट नंबर बन गया विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू ओनली नोन टू बॉब, बट वो एन जो है इट इज डिस्क्लोज टू पब्लिक। और लॉजिक ये है पब्लिक को डिस्क्लोज करने का, क्योंकि पी और क्यू सिंस इट दे आर ओनली नोन टू बॉब, और मल्टीप्लाई करना इज अ फॉरवर्ड प्रोसेस, इट इज वेरी इजी। और जो प्रोडक्ट आया उसको डिस्क्लोज करके P और Q डिड्यूस करना is extremely difficult task, which is what I said. Multiplying is very easy, but factorization is a very difficult process. तो RSA की सिक्योरिटी का
पहला स्तंभ यही है कि मल्टीप्लिकेशन इज इजी बट फैक्टराइजेशन इज डिफिकल्ट. सो n is even if we disclose n to public, it will not harm the security of the RSA because P and Q are sufficiently large. N is a super large number. It is very difficult for us to find, for anybody to find the primes, जो इसके multipliers हैं, जो इसके factors हैं actually. ओके, नाउ n इज जनरेटेड. दूसरा स्टेप होता है ऑयलर टोशन फंक्शन से कैलकुलेट करना थ्रू थ्रू दीज टू प्राइम नंबर्स. और हमें पता है जब भी हमें ढूंढना हो फाई ऑफ n, ये इसका स्टेप नंबर 2 है, तो मैं इनको लेबल भी करूंगा. सबसे पहले n कंप्यूट किया और सेकंड स्टेप पे फाई ऑफ n कंप्यूट किया. फाई ऑफ n कंप्यूट होना करना बहुत ही इजी है अगर आपके पास दो प्राइम नंबर्स पता हो, क्योंकि ये सारा प्रोसेस बॉब कर रहा है. इसको पता है p और q क्या है. और किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का टोशंट फंक्शन होता है प्रोडक्ट ऑफ द टोशंट फंक्शंस ऑफ इट्स इंडिविजुअल प्राइम्स. इसका मतलब ये है कि phi of n is equal to phi of p into phi of q. Okay, and then we also know कि phi means कि कितने नंबर्स p के साथ को प्राइम हैं. For that matter, any phi of n is equal to how many numbers, integers, positive integers are actually co-prime with this n. प्राइम नंबर्स में तो सारे ही नंबर्स को प्राइम होते हैं एक्सेप्ट p. इसका मतलब phi of p is equal to p minus 1 and phi of q is equal to q minus 1. It is a property of primes. तो यहाँ पर मैं सेफली लिख सकता हूँ phi of n is equal to phi p minus 1 into q minus 1. Otherwise, अगर मेरे पास p और q पता नहीं होता, it was very difficult for me to know phi of n. Okay, since Bob knows p and q, it is very easy for him to calculate phi of n, which is simply product of p minus 1 and q minus 1. Now, uh, the last thing that I want to find is uh, uh, एक encryption और decryption की या public key और private key ढूंढना Bob के लिए. Okay, so I have to find public key and private key of Bob. Public key को E बोलते हैं और प्राइवेट की को डी बोलते हैं. नाउ रिकॉल द फैक्ट दैट जो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन कीज होती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट की, वो आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होते हैं किसी डोमेन में. यहाँ पर आरएसए के प्रोटोकॉल के हिसाब से ई और डी ऐसे चूज करने हैं सच दैट they are relatively co-prime to phi of n. So basically, this also means that GCD of E phi of n is equal to 1. अब मैं आगे क्वेश्चंस में दिखाऊंगा आपको कि हाउ इट इज डन, बट फॉर नाउ विल से दैट ई और डी आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होने चाहिए इन इन द साइकिल ऑफ फाई ऑफ एन. यहाँ पर ये देखना जरूरी है कि यहाँ पर ये नोट करना जरूरी है क्योंकि हम जो हम यहाँ पे डोमेन लेते हैं इट इज फाई ऑफ एन. ये आगे हमें जरूरत आएगा. सो एसेंशियली व्हाट वी आर सेइंग इज कि ई और डी का जो प्रोडक्ट आया, वट एवर बी द प्रोडक्ट ऑफ ई एंड डी, ओके, अगर उसको हम मॉड करते हैं फाई ऑफ एन से, तो रिमाइंडर जो है वो आना चाहिए 1. दिस इज द क्लासिक डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अबाउट फाई ऑफ एन. इसका अर्थमूल्य ये है कि ई और डी जो है वो आपस में इनवर्सेस होने चाहिए. फाइनली ई और डी इनवर्स ढूंढना बॉब के लिए बहुत इजी है क्योंकि उसके पास पी और क्यू और फाई ऑफ एन सारा कैलकुलेटेड है. ओके, फाइनली ये जो ई है, जो एक पब्लिक की है, और इसके साथ जो एन है, यूजुअली इन दोनों को पब्लिक की कहते हैं. ये जो है बॉब बॉब इसको भेजेगा टुवर्ड्स एलिस एंड एलिस विल यूज दिस पब्लिक की टू एनक्रिप्ट द मैसेज. दिस इज द पब्लिक की ऑफ बॉब. ओके, एंड सिमिलरली बॉब के पास एक प्राइवेट की भी होगा विच इज एन कॉमा डी. और ये अपने पास रखिएगा. इट इज अ सीक्रेट टू बॉब. इट विल ऑलवेज बी अ सीक्रेट.
Okay. Now let's try to see यहाँ पे सिक्योरिटी का क्या सीन है। तो सिक्योरिटी इज दैट पी एंड क्यू क्योंकि कभी डिस्क्लोज ही नहीं होते हैं, सिर्फ एन डिस्क्लोज हो जाता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो पी एंड क्यू इफ यू ओनली नो एन। एंड सिमिलरली दूसरा पिलर जो है इसका सिक्योरिटी का, वो है कि सिर्फ पब्लिक की डिस्क्लोज हो जाती है, प्राइवेट की डिस्क्लोज नहीं होती है। Okay, for public domain only n is known. For public domain only e or n comma e is known, which is the public key of Bob. Okay. अब इसको इस की जनरेशन को कंप्यूट करने की मैं निंजा टेक्निक भी दिखाऊंगा आगे। न्यूमेरिकल्स में हम देखेंगे इसको। फॉर नाउ दिस इज द की जनरेशन मैकेनिज्म। फाइनली जब पब्लिक की जो है बॉब के सॉरी एलिस के पास आई, एलिस उसको एनक्रिप्ट करेगा। एलिस के पास एक मैसेज होगा बेसिकली सेंड करने के लिए, लेट्स कॉल दैट एम। और एम एक प्लेन टेक्स्ट एम को कैसे एनक्रिप्ट किया जा सकता है, आरएसए डिफाइन करता है कि अगर आपके पास एम कोई मैसेज है जिसको आपको एनक्रिप्ट करना है, उसको आप पावर करें उस पब्लिक की ऑफ बॉब से विच इज ई, और फिर मॉड करें एन से। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। यहाँ पर जो एन्क्रिप्शन में मॉड्यूलस ऑपरेटर है, वो ऑपरेट करता है एन पर, लेकिन की जनरेशन में जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है, वो ऑपरेट करता है फाई ऑफ एन पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इट इज नेसेसरी टू मेंशन एंड रिमेंबर इट। तो ये हमारा साइफर टेक्स्ट बन गया। साइफर टेक्स्ट इज नथिंग बट एम पावर ई मॉड एन। और अगर हमें डिक्रिप्ट करना हो, हमें ओरिजिनल मैसेज निकालनी हो, तो हमें सी को पावर करना है डी मॉड एन। ओके। ऐसा क्यों हो रहा है कि पावर से हमें वापस मैसेज मिल रहा है? व्हाई इज इट हैपनिंग? बेसिकली जो साइफर टेक्स्ट है, ये देख लीजिए जहां पर एन्क्रिप्शन हो रहा है, जो बना था एम पावर ई मॉड एन से। ओके। अगर हम इसको डिक्रिप्ट करें, अब ये जो सारा मैसेज चला गया, अगर इसको डिक्रिप्ट किया जाए, तो प्रोटोकॉल कहता है कि हमें सी को पार करना है पावर डी मॉड एन। इसका मतलब है सी की जगह ले लेगा एम पावर ई डी मॉड एन। और आपको पता है ई और डी मॉड एन होता है उसका 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 रिमाइंडर वन होता है। इट इज एसेंशियली वो एम पावर वन मॉड एन, और इट इज इक्वल टू एम मॉड एन। देखिए, ये जो ई और डी का रिपीटेड मल्टीप्लाई होता है, पहले ई से पावर किया जाता है, फिर डी से पावर किया जाता है। इट इज व्हेन एम पावर ई पावर डी इज डन, ये आपस में प्रोडक्ट हो जाते हैं, और ई पावर डी मॉड एन वन होता है, व्हिच गिव्स अस द ओरिजिनल मैसेज बैक। दिस इज द एक्चुअल जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहा है इसका मैथमेटिकल लॉजिक। Now let's straightway dive into how this is done. Just for the final steps, remember the steps. पहले n कैलकुलेट होता है, फिर phi of n कैलकुलेट होता है, फिर e और d कैलकुलेट होते हैं, और ये पब्लिक की डिस्क्लोज की जाती है, और ये पब्लिक की से हम एनक्रिप्ट करते हैं यूजिंग दीज फॉर्मूलाज m पावर e mod n, और फिर डिक्रिप्शन जो है वो किया जाता है c पावर d mod n से। ओके, सो व्हाई नॉट वी डाइव इन जस्ट राइट टू क्वेश्चंस। ये आया था यूजीसी नेट 2017 में। लेट्स क्विकली ट्राई टू सॉल्व इट। ओके। यहाँ पर बताया गया है कि आरएसए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में n इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, वो पता है हमें, p और q प्राइम्स हैं, ये भी हमें पता है। e e कॉमा n एंड d कॉमा n आर पब्लिक की एंड प्राइवेट की रेस्पेक्टिवली, ये भी हमें पता है। m एक इंटीजर है सच दैट m is greater than 0 and less than n। हाँ, phi of n is equal to p of p minus 1 into q minus 1, ये भी हमें पता है। तो सवाल पूछ रहा है which of the following equations represent the RSA public key crypto system? ओके, हमारे पास यहाँ पर ये देखना है कि हमारे पास ये यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि हम पहले रिकॉल करें कि ये RSA क्रिप्टो सिस्टम कैसे काम करता है। तो वी रिकॉल दैट यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास आरएसए क्रिप्टो पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम के इक्वेशंस दिए हुए हैं। हमें जस्ट इंश्योर करना है कि हम देखें कि कौन सी इक्वेशंस एक्चुअली में क्रिप्टो सिस्टम का पार्ट है और कौन सी नहीं है। देख लीजिए,
ऑप्शन नंबर 1 को। इसमें लिखा गया है C इज कॉन्ग्रुएंट टू m पावर E मॉड n, ठीक है। और जो मैसेज है वो है C पावर D मॉड n। फ़िलहाल तो ये ठीक है, बिकॉज हमें एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन इसी तरीके से होती है। ये हमने जस्ट पढ़ा है, तो दिस इज राइट, सो ऑप्शन 1 इज राइट। ओके, सो एक्चुअल ऑप्शंस में मल्टी सिलेक्ट ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, विच इज़ राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है विच इज़ करेक्ट। अब ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 कहता है ई, एक सेकेंड, ई डी, तो दिस इज ऑप्शन नंबर 1, ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड n। ओके, सो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि हमें ये रिकॉल करने की ज़रूरत है। हमने जस्ट अभी पढ़ा, वी हैव टू मेक श्योर कि हमें ई, और जब हम कीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कीज़ फाइंड आउट कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है ई और डी का प्रोडक्ट कॉन्ग्रुएंट है 1 मॉड 5 ऑफ n से, n से नहीं बल्कि 5 ऑफ n से, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत है। ऑप्शन नंबर 3 यही है जो हमने फाइंड आउट किया कि ई पावर ई मल्टीप्लाइड बाई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5 ऑफ n। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, हम इसको टिक देंगे। फाइनली ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है c इज इक्वल टू m पावर e मॉड 5 ऑफ n। ये तो पहले ही गलत है, हमने देखा है वहाँ पर एनक्रिप्शन के टाइम c जो है वो होता है m पावर e मॉड n, ना कि 5 ऑफ n, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आर करेक्ट, हैंस हमारे पास ऑप्शन हैं A 1 एंड 2, B 1 एंड 3, तो हमने B 1 एंड 3 को टिक देना है। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूछा गया था गेट 2018 में, तो इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो यहाँ पर फिर से हमें बताया गया है कि RSA क्रिप्टो सिस्टम है, 2 पार्टिसिपेंट्स हैं A और B, ठीक है। जो सॉरी, एक पार्टिसिपेंट बताया गया है A, जो 2 प्राइम नंबर्स जनरेट कर रहा है P एंड Q। तो P है 13, Q है 11, ठीक है। टू जनरेट इट्स पब्लिक एंड प्राइवेट कीज़, ये भी हमें पता है कि पब्लिक और प्राइवेट की जनरेट होती है। हमें पब्लिक की का वैल्यू दिया गया है 37, हमें D निकालना है, D क्या होगा, ठीक है। D हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसको कैसे करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप RSA एल्गोरिथम चलते हैं। सबसे पहले P और Q पता है, तो N निकालते हैं, N इज इक्वल टू P इंटू Q, ये स्टेप नंबर 1 है। P इंटू Q इज इक्वल टू 13 इंटू 11, क्विकली कैलकुलेट करेंगे। 13 इंटू 11 143 हमें कैलकुलेट हो गया। अब हम दूसरे स्टेप में कैलकुलेट करेंगे 5 ऑफ n, हमें P और Q पता है, इसका मतलब 5 ऑफ n है P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1, विच इज़ 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। अब थर्ड स्टेप में हमें E और D फाइंड आउट करने हैं, तो रूल है कि हमें E और D का प्रोडक्ट कॉन्ग्रुएंट करना है मॉड ऑफ 5 ऑफ n से। इसकी निंजा टेक्निक आपको मैं बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि रिमाइंडर 1 बचना चाहिए व्हेन E और D के प्रोडक्ट को डिवाइड किया जाए 5 ऑफ n से, ठीक है। मैंने इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि देखिए जो E है और जो D है, जो इनका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, अगर वो आपस में डिविजिबल होंगे और रिमाइंडर 1 होगा, तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला से, क्योंकि डिवाइज़र जो है वो 5 ऑफ n है, तो 5 ऑफ n से मल्टीप्लाई किया जाएगा कोई कोशेंट, और रिमाइंडर 1 बचेगा जब D से डिवाइड होगा, ठीक है। सो मैं इसको रादर अभी लेफ्ट हैंड साइड में ही रखता हूँ। इसका मतलब E और D का जो प्रोडक्ट होगा वो किसी डिवाइज़र विच इज़ 5 ऑफ n से मल्टीप्लाई होगा किसी कोशेंट से, ठीक है, और रिमाइंडर 1 बचेगा। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स बाय ED इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 5 ऑफ n, ठीक है। तो D को मैं डिवाइड में ले सकता हूँ, इसका मतलब ये एक परफेक्ट डिविजिबल होना चाहिए रिमाइंडर 1 बचने के बाद, तो मुझे E मिलेगा।
इसको कैसे करते हैं? सिंपली, मुझे इस k का वैल्यू पता नहीं, ये कुछ भी क्वोशंट हो सकता है, लेकिन फाई ऑफ n का वैल्यू मुझे पता है। मैं सिंपली फाई ऑफ n का वैल्यू वहाँ पुट करूँगा, विच इज़ 120 और k एज इट इज़ k प्लस 1 बाई d का वैल्यू है 37। ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब मुझे क्वोशंट पता नहीं है, यही है वो निंजा टेक्निक जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। k इज इक्वल टू 1 पे पहले कैलकुलेट करते हैं कि फिर अगर हमें k इक्वल टू 1 पे पुट करने पर जो ये फाइंड आउट हुआ ये फ्रैक्शन, अगर ये परफेक्टली डिवाइड होता है तो मेरा वही e होगा। देख लेते हैं इसको क्या मतलब है। k इक्वल टू 1 पे ये बनेगा 120 इन टाइम्स 1 प्लस 1 बाई 37, इट इज़ इक्वल टू 121 बाई 37। क्या 121 बाई 37 परफेक्टली डिविजिबल है? सो इसको हम देखेंगे। यू सम पीपल माइट यूज़ कैलकुलेटर, इट इज़ वेरी ट्रिवियल, लेकिन मुझे लगता है कि ये डिविजिबल नहीं है। अब हम k इक्वल टू 2 से ट्राई करेंगे। 120 इंटू 2 प्लस 1 बाई 37, इट इज़ इक्वल टू, इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 240 प्लस 1 इज़ 241 डिवाइड बाई 37, भी डिविजिबल नहीं है परफेक्टली। क्विकली k इक्वल टू 3 कैलकुलेट करते हैं। 120 इंटू 3 प्लस 1, 360 प्लस 1 हो गया 361, 3 प्लस 1 37 इज इक्वल टू 361 by 37 is also not divisible by 3। 4 से देखते हैं। 120 into 4 plus 1 by 37 is equal to 13। ओके तो यहाँ पर k इक्वल टू 4 पे मुझे अपना वैल्यू मिल गया e का, विच इज़ 13। तो e की वैल्यू है 13 व्हेन इफ d इज इक्वल टू 37, e की वैल्यू है 13। ये मुझे मिल गया आंसर अपना। मुझे इस सवाल में बताया था आपको प्राइवेट की ढूंढना है, सिर्फ प्राइवेट की ढूंढना है। सो e था 37 और d बन गया 13, तो हमें प्राइवेट की मिल गई। यहाँ पर हम करेंगे काम, हम 13 ऑप्शन को टिक दे देंगे। दैट्स इट। ओनली डिफरेंस इज़ दैट हम d को कैलकुलेट कर रहे थे और e जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। e was 37, d का वैल्यू 13 आया, तो हम we will see that 13 is the correct option। okay, let's go to next question। क्विकली ये पूछा गया था नेट एग्जाम में। RSA एल्गोरिथम फिर से बताया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइफर टेक्स्ट C इफ द प्लेन टेक्स्ट इज M इज़ 5, P इज़ 3, Q इज़ 11, D इज़ 7। काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर एक और एक्सटेंशन दिया गया है कि आपको की जनरेशन के साथ साथ आपको ये भी करना पड़ेगा कि मैसेज जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा साइफर टेक्स्ट में। डिफ़िकल्ट नहीं है, प्रैक्टिस से ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। स्टेप नंबर 1, P दिया है 3, Q दिया है 11, हमें N कैलकुलेट करना है। N इज़ इक्वल टू P इंटू Q इज़ इक्वल टू 3 इंटू 11 इज़ इक्वल टू 33। स्टेप नंबर 2, फाई ऑफ N कैलकुलेट करना है। इट इज़ इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू 11 माइनस 1, P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1, वो होता है 2 इंटू 10 है 20। ठीक है, D का वैल्यू दिया है 7, हमें E का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, E इज़ इक्वल टू K टाइम्स फाई ऑफ N, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, डिवाइड बाई D। फाई ऑफ N का वैल्यू हमारे पास दिया है 20, कैलकुलेट हुआ 20K प्लस 1 बाई D विच इज़ 7। हमें देखना है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ K क्या वैल्यू रहता है। सबसे पहले K इक्वल टू 1 ट्राई करते हैं। K इक्वल टू 1, इट बिकम्स 20 times 1 plus 1 by 7, it is 21 by 7, it is equal to 3। पहले ही सोल्यूशन में आंसर मिल गया, E is equal to 3, E is equal to 3, ये हमें पहले ही मिला। अब
हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, इस सवाल में हम साइफर टेक्स्ट ढूंढेंगे। हमें पता है साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू m पावर e मॉड n। यहाँ पर ये याद रखना ज़रूरी है कि साइफर टेक्स्ट कैलकुलेट करने में साइकिल जो डोमेन है वो n है, और की जनरेशन में डोमेन है phi ऑफ n। मैं इसको आइटरेट कर रहा हूँ इसलिए बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गलत हो जाता है कभी कभी ये सवाल, इसलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। m की वैल्यू हमें दी है 5 और e की पावर हमें दी है 3, मॉड n की वैल्यू है 33। तो बेसिकली इट इज़ इक्वल टू 5 5 is 25 टाइम्स 5 is 125 मॉड 33। हम क्विकली कैलकुलेट करेंगे 33 से। सो 33 टाइम्स 3 इज़ 99 और 33 टाइम्स 4 इज़ 132। वो ज़्यादा हो जाएगा, 33 टाइम्स 3 इज़ 99। तो हम करेंगे काम 33 टाइम्स 3 99 और 125 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 99, 26 आया हमारे पास रिमाइंडर, हमारे पास 26 आया रिमाइंडर, और आंसर हमें निकालना है। तो साइफर टेक्स्ट हमें निकालना है, इट इज़ इक्वल 26। हमारे पास ऑप्शन हैं 33, 5, 25, 26। तो करेक्ट ऑप्शन इज 26। हम ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट दे देंगे। दिस इज अवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से दिया है हमारे पास एक पार्टिसिपेंट ए जिसने दो प्राइम नंबर्स लिए हैं p और q, और उसको पब्लिक की और प्राइवेट कीज़ जनरेट करनी है। अपनी पब्लिक की दिया हुआ है, प्राइवेट की निकालना है। की जनरेशन तक लिमिट रखा है सवाल को, 2017 का सवाल है ये। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास p और q 13 और q 17 दिया है। हम पहला स्टेप n को ढूंढो, n इज इक्वल टू p इंटू क्यू, इट इज इक्वल टू 13 इंटू 17। हम क्विकली 13 इंटू 17 यहाँ कैलकुलेट करेंगे। 7 3 are 21, 2 कैरी 7 7 9 और 13। हम कैलकुलेट करेंगे इसको, इट इज़ 121 221। तो 221 हमारे पास ये आया। हम स्टेप नंबर 2 में 5 ऑफ n कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ नथिंग बट 12 टाइम्स 16। हम फिर से 12 टाइम्स 16 कैलकुलेट करेंगे। 6 2 are 12, 7 192। हमारे पास दोनों चीज़ें आई। हमारे पास e दिया हुआ है, हमारे पास पब्लिक की दिया हुआ है, e इज़ इक्वल टू 35। हमें d कैलकुलेट करना है। d कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है क्या करना है, d इज़ इक्वल टू k टाइम्स 5 ऑफ n प्लस 1 बाई e। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा इसको। k टाइम्स 5 ऑफ n इज़ 192 प्लस 1 बाई, और 192 प्लस 192 k प्लस 1 बाई 35। अब वही निंजा टेक्निक, हमें k के डिफरेंट वैल्यू से देखना पड़ेगा ये कहाँ परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। k इक्वल टू 1 देखते हैं, इट बिकम्स 192 टाइम्स 1 प्लस 192 टाइम्स 1 प्लस 1 विच इज़ 193, और 193 को डिवाइड करेंगे 35 से, तो इसका मतलब है 2 प्लस 1 इज़ 193 बाई 35। ये डिवाइड नहीं होगा। देखिए यहाँ पर एक डिविजिबिलिटी टेस्ट का मैं सहारा लूँगा, इट इज़ वेरी इजी टू एक्चुअली फाइंड आउट। देखिए कैसे, 35 से डिवाइड होने के लिए, किसी नंबर को परफेक्टली डिवाइड होने के लिए, उसको 5 से भी डिवाइड होना पड़ेगा और 7 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। 5 से डिवाइड होना चेक करना बहुत इजी है। दैट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 इज़ दैट एंड पे अगर लास्ट डिजिट 5 या 0 है तो वो डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये है कि किसी भी डिजिट को, किसी भी लॉन्ग डिजिट को ले लें, उसके आखिरी डिजिट को ले लें, लेट्स से 2, ठीक है, या 3, लेट्स से 3, इसको डबल कर लें, 3 2 are 6। फिर इस 6 को सब्ट्रैक्ट करना है हमें x से। ओके, उस सब्ट्रैक्शन के बाद अगर वो 7 से डिविजिबल बाय होता है तो इसका मतलब वो है डिवाइड बाय 7, अगर नहीं है तो नहीं। मैं इसी चीज़ का यूज़ करके मैं आई विल ट्राई टू फाइंड फॉर सेकेंड वैल्यू ऑफ k। k इज़ 2, इट बिकम्स 192 टाइम्स 2, 192 टाइम्स 2 483, तो
384 plus 1 by 35, इट इज़ 385 by 35। क्योंकि यहाँ 5 एंड पे है, मैं यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा टू सी कि ये 5 से डिवाइड होता है कि या 7 से डिवाइड होता है कि नहीं। ईजिली लास्ट डिजिट 5 है, तो आई एम एज्यूमिंग दैट ये 5 से डिवाइड 100% होगा। इसको अगर मुझे 7 से डिवाइड देखना पड़ेगा तो मैं इस 5 को करूँगा डबल, विच इज़ 10। 10 को सबट्रैक्ट करूँगा 38 से, विच इज़ 28। 28 इज डिविजिबल बाई 7, हैंस 3385 इज डिविजिबल बाई 7। सो इसका मतलब ये है कि ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 7 से भी है, इसका मतलब 35 से भी होगा। 385 डिवाइडेड बाई 35 इज इक्वल टू 11। एज आई सेड, k इक्वल टू 2 पे हमें मिला पब्लिक की का प्राइवेट की का वैल्यू d इज इक्वल टू 11। तो d हमें आंसर मिल गया, d इज इक्वल टू 11। अब क्या दिया है हमें ऑप्शन? ओके, सो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, द करेक्ट आंसर इज 11। दैट्स इट, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन वी विल सी। एक RSA क्रिप्टो सिस्टम है, अगेन पार्टिसिपेंट के पास दो प्राइम नंबर्स हैं P और Q। हम ये स्टोरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं काफ़ी। टू जनरेट हिज पब्लिक एंड प्राइवेट कीज, इफ़ द प्राइवेट की इज 7, प्राइवेट की दिया है 7, ध्यान रखिए यहाँ पर प्राइवेट की दिया हुआ है 7, ना कि पब्लिक की। और हमें एनक्रिप्ट करना है कंप्यूटर वर्ड को, हमें एनक्रिप्ट करना है कंप्यूटर वर्ड को। लेकिन एनक्रिप्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? पब्लिक की। तो पब्लिक की हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ऑफन टाइम्स कभी ट्रिक क्वेश्चन में ये भी दिया सकता है ताकि स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो जाए, ताकि कंज्यूम हो जाए टाइम। वो पब्लिक की ऑलरेडी उन्होंने दिया हो, P और Q भी दिया हो और एनक्रिप्ट करना है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना ज़रूरी होता है हमेशा कि अगर हमें एनक्रिप्ट करना है तो पब्लिक की से एनक्रिप्ट करना है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट की दिया हुआ है तो पब्लिक की हमें निकालनी पड़ेगी। किसी क्वेश्चन में एज अ ट्रिक पब्लिक की ऑलरेडी दिया हुआ होगा तो आप गलती से आप प्राइवेट की ढूंढने मत लग जाना और फिर उससे एनक्रिप्ट करना। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। ओके, मूविंग ऑन। हमें पता है कि स्टेप नंबर 1 में हमें इवेंचुअली एनक्रिप्शन करना है तो पब्लिक की भी ढूंढनी है। हमें स्टेप नंबर 1 में पता है n इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। p हमें दिया है 3 टाइम्स 11 विच इज़ 33। हम स्टेप नंबर 2 में ढूंढेंगे 5 ऑफ n। 5 ऑफ n इज p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 विच इज़ 2 इंटू 10। 2 इंटू 10 इज 20। ये दोनों चीज़ें निकल आई। हमें प्राइवेट की दिया है, d दिया है, d इज़ 7। e पता नहीं, हमें पता है कि e जो है वी कैन बी रिप्रेजेंट एज k टाइम्स 5 ऑफ n प्लस 1 बाई d। ओके, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। k टाइम्स 20, k टाइम्स 20 प्लस 1 बाई 7। अब वही टेक्निक k इक्वल टू 1 पे, k इक्वल टू 2 पे, सो ऑन ट्राई करते हैं। पहले k इक्वल टू 1 पे ट्राई करते हैं। k इक्वल टू 1 पे बनता है 20 टाइम्स 1 प्लस 1 बाई 7। ओके, ये बनता है 21 बाई 7। ये तो पहले ही सॉल्व हो गया, ये तो परफेक्टली डिविजिबल बाई 7 है। तो आंसर आया 3। e इज इक्वल टू 3। ये हमारा सोल्यूशन है पब्लिक की का। अब सवाल यहाँ ही नहीं रुकता, सवाल बोलता है कि आपके पास एक टेक्स्ट दिया है कंप्यूटर, COMPUTER, इसको एनक्रिप्ट करना है यूजिंग द पब्लिक की, तो कैसे करोगे? अब यहाँ पर अगर मैं एक एक लेटर को एनक्रिप्ट करने लग जाऊँ, सबसे पहले लेटर को एनक्रिप्ट करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि C का रिप्रेजेंटेशन क्या है। ओके, सो यहाँ नहीं बताया है C 1 है, 2 है, 3 है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि A जो है वो 1 है, B जो है वो 2 है, C जो है वो 3 है, इसी तरह से सो ऑन। ओके, ऐसे करके 26 लेटर्स का आपने इंटीजर नंबर कोड बना दिया, ठीक है। अब इसको एनक्रिप्ट करना है, COMPUTER। ओके, ये सारे लेटर्स डिस्टिंक्ट हैं तो कोड भी डिस्टिंक्ट होगा, ये मेरा पहला गेस है। सेकंड, मैं चाहता हूँ कि कोई ट्रिक में यूज़ करके, क्योंकि मुझे हर किसी लेटर को एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, उसमें मेरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा काफ़ी। मैं चाहता हूँ कि क्या मेरे ऑप्शंस में किसी तरह से ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएं। देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर मैं C को एनक्रिप्ट करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास कोई आंसर आ भी गया, तो मैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 मैं अटक जाऊंगा एट लीस्ट एमंग 2 ऑप्शंस। मान लीजिए अगर मेरा आंसर 9 आया तो मुझे फिर से चूज़ करना पड़ेगा बिटवीन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, इसलिए मुझे नेक्स्ट ओह को एनकोड करना पड़ेगा।
और इसने भी ट्रिक ऐसा ही दिया है कि अगर मैंने वन और टू ऑप्शंस पे मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्पेस वन और टू ऑप्शंस पे लिमिट कर दिया, देन अगर मैं दूसरी की पे चेक करता हूँ तो 27 एंड 27, इसलिए दूसरी की को एनक्रिप्ट करने के लिए भी मेरा टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाएगा, थर्ड पे भी, फोर्थ पे भी। ऐसे करके आप देखिए, मुझे लगता है मैं सबसे पहले ढूंढूंगा कि कहाँ ये चारों ऑप्शंस डिस्टिंक्ट हैं, ताकि एलिमिनेशन से मैं उसको एलिमिनेट कर पाऊँ इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखने लायक ये है कि 9, 9, 27, 27 मैं दो ऑप्शंस में रिड्यूस हो जाऊँगा एट मैक्स। तो व्हाट डू आई डू इज़, मुझे लगता है 4, 25, 4, 12, 21, यहाँ पे भी दो ऑप्शन हैं, 8 फॉर ओके। सो यहाँ पर थर्ड लास्ट में, थर्ड लास्ट, थर्ड लास्ट और थर्ड लास्ट चारों ऑप्शंस में डिस्टिंक्ट हैं। क्यों ना थर्ड लास्ट एलिमेंट को एनक्रिप्ट करके देखा जाए, और अगर मैं उसको एनक्रिप्ट कर पाता हूँ अच्छे से तो मुझे एक यूनिकली सॉल्यूशन मिलेगा, मुझे और किसी लेटर को एनक्रिप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस हिसाब से हमें टी का देखना है, टी का वैल्यू क्या है। तो मुझे पता है टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड का 26 होगा, वाई का 25, 24, 23, 22, 21 और 20। ओके, सो टी का मुझे कोड मिला 20, 20 को मुझे एनक्रिप्ट करना है। इसका मतलब हमारे पास सी है m पावर e मॉड n, m का वैल्यू है 20, e का वैल्यू है 3, मॉड करना है आई गेस 33 से, लेट्स चेक, हाँ मॉड करना है 33 से, 33 से। तो इसको मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये ऑल टुगेदर एक लंबा कैलकुलेशन है, मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने ओवर द ईयर्स प्रैक्टिस करके मैं कर रहा हूँ। मैं इसको एक्चुअली ब्रेक डाउन करूँगा 2 × 10 में, it is easier for me to do rather than calculating 8 into 10 power 3 का। so it is with practice but it's okay. So basically मैं इसको break down कर रहा हूँ into distinct factors. It is equal to 20 times 3, 20 power 3। मैंने 20 को ब्रेक डाउन किया 2 into 10 में, और मैं इसको कैसे करूँगा, ये पावर इसका भी है मॉड 33, ये पावर इसका भी है मॉड 33, इनको मैंने सेपरेटली लिखना है, और फाइनली मॉड 33 बाहर है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक की, प्रैक्टिस से ठीक हो जाएंगे। दिस इज़ 8 मॉड 33 एंड दिस इज़ 1000 मॉड 33, मॉड 33, 8 mod 33 is 8 times 1000 mod 33, it is easy to calculate 1000 mod 33, 33 3 ज़ार होता है 99, बचा 1 और ये 0 आ गया नीचे, 0 ज़ार हो गया 0, 10 आ गया नीचे। इसका मतलब मेरे पास जो रिमाइंडर है वो है 10, 8 into 10 mod 33, 8 10 ज़ार 80 mod 33, 80 को mod किया 33 से, 33 2 ज़ार इज़ 66, 4 और 3, sorry, 10 minus 6 is 4 and 7 minus 6 is 1, तो 14 आया मेरा आंसर, आंसर इज 14। ओके, सो आई सी 14 कहाँ पे है इन चार ऑप्शंस में, थर्ड लास्ट में 14 है यहाँ पर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई डोंट नीड टू चेक रेस्ट, दिस इज हाउ आई एनक्रिप्ट द वर्ड कंप्यूटर यूजिंग द पब्लिक की। सो यहाँ पर पब्लिक की भी ढूंढी, एनक्रिप्शन भी ढूंढा, एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। With this, I'll stop here, and this was all about RSA algorithm.